अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीब्रीफ। आज हमारे साथ हैं गेस्ट्स अफीरा Hello. एंड इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम। सो वी हैव अ वेरी रिसर्च हैवी पॉडकास्ट टुडे, क्योंकि हमें हमेशा कमेंट्स आते हैं कि रिसर्च करो। सो वी एक्चुअली ब्रॉट इन आवर रिसर्च जर्नलिस्ट्स फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड आज हमारे टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो दैट सो पहले कल की एपिसोड के कमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इब्राहिम भाई अगर आप खोल लें और अफीरा अगर आप भी खोल लें। Yes. Most of the comments are positive, alhamdulillah. There was one very good comment that I would like to say, that I would like to read out loud. YouTube recommended me this video out of nowhere, and this is very good quality content. I watched both episodes of Pop Sakafat, liked it so much. Love from India. ये मेहरान वाली है। और सेकेंडली हमने कल की पॉडकास्ट में ये चीज़ डिस्कस की कि a lot of our viewership on debrief is coming from India. और इवन दो सरप्राइजिंगली, क्योंकि शुरू में कुछ एपिसोड में हमने हाइब्रिड वॉरफेयर और इस तरह की काफ़ी चीज़ों की बात की है, एंड स्टिल हमें जो है काफ़ी व्यूअरशिप जो है वो हाइब्रिड वाले पे तो कमेंट्स भी बहुत आए। Another comment by another तो नहीं खैर, this is probably the first comment I've seen by 350 that says burger, very elaborate. That's it. बहुत अच्छी critique दी है यार. You'll use this to improve debrief, guaranteed. No more burgers. अच्छा चलें, तो that's enough comments for today. Let's move to our topics for today. तो हमारा पहला टॉपिक है एज यूजुअल द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक, दिस मंथ, दिस फॉर दिस ईयर। आई थिंक इट कुड बी दिस ईयर इज अफगानिस्तान। सो फिर प्लीज थोड़ा सा अगर आप अफगानिस्तान पे इफ यू वांट टू टेक द फ्लोर अ लिटिल। आई गेस लेट्स इंट्रोड्यूस अदर टॉपिक्स एज वेल। हाँ, सो फॉर वैसे यूजुअली हम शुरू में नहीं करते, लेकिन फॉर टुडे आवर टॉपिक विल बी अफगानिस्तान, क्लाइमेट चेंज एंड टूरिज्म। सो शुरू हम करते हैं अफगानिस्तान से। सो बेसिकली आज अफ़गानिस्तान का जो हम एस्पेक्ट डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। एज US ट्रूप्स लेफ्ट ऑन 30th, कंप्लीट विड्रॉल हो गया है। उसके बाद इन 2 हफ्तों में US ने 1,17,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है, इंक्लूडिंग अफ़गान्स जो उनके साथ काम करते रहे हैं। अभी जो तालिबान ने कंट्रोल संभाला है काबुल एयरपोर्ट का, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि हाउ आर दे गोइंग टू सिक्योर द प्लेस बेसिकली। तो अभी टर्की एंड तालिबान के दरमियान एक डील पे निगोशिएशन हो रही हैं कि टर्क कंपनी आके उस काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को संभालने के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली मोटी अपडेट जो अभी तक है। जो क्वेश्चन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का वो क्यों रेज हो रहा है, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पिछले 20 सालों से जो आपकी फाइनेंशियल, फूड और मेडिकल असिस्टेंस है वो नेटो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड US उसको असिस्ट करी थी अफ़गानिस्तान को। तो जब आपकी फोर्सेस ने छोड़ दिया, इवन आपकी जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गया, तो देयर इज़ क्वेश्चन नाउ कि वो सारी चीज़ किस तरह से मैनेज होगी, एज देयर इज़ नो गवर्नेंस सिस्टम इन प्लेस इन अफ़गानिस्तान येट। उस पर अभी निगोशिएशंस हो रही हैं, लेकिन ऐसा कोई गवर्नमेंट अभी तक अनाउंस नहीं हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि अभी देयर इज़ लैक ऑफ फूड सप्लाईज, और रिपोर्टेडली कुछ जगहों पे ड्रॉट्स भी अफ़गानिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं कि अभी हो रहे हैं। और जैसे जैसे मौसम ठंडा होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे एरियाज़ में बहुत टेम्परेचर लो होता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं करते बाकी जो स्पेशली जो काबुल से सर्दियों में, तो वहाँ पे सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है अगर अभी जो फूड और मेडिकल सप्लाईज़ वाला इशू रहे। एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंटली कि इस सारे क्राइसिस में अफ़गानिस्तान में कोविड-19 बिल्कुल मतलब उस पर कोई काम ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि nobody's thinking about it. हाँ एग्जैक्टली। और WHO का स्टाफ भी क्योंकि जा चुका था, बट पाकिस्तान इज़ असिस्टिंग नाउ दिस वीक। WHO की जो मेडिकल सप्लाईज़ हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में पाकिस्तानी एयरलाइन जो है वो एयरलिफ्ट करके लेके जा रही है। ठीक है, एंड पाकिस्तान इज़ ऑल्सो असिस्टिंग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कि वो वहाँ पे सप्लाईज़ को इंश्योर करें। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अभी जितनी भी फूड सप्लाईज़ जा रही हैं वो इनफ नहीं हैं। लाइक अगर मज़ार शरीफ में आप 2 लाख लोगों के लिए फूड सप्लाईज़ एंड मेडिकल भेज रहे हैं, तो आप मतलब उस कैपेसिटी को जो वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उसको मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, It's probably going to be a very dumb question, लेकिन
आप कहीं से पहले नेटो सप्लाई करता था ना फूड एंड स्टफ टू द लोकल्स NATO and other, and then फिर उससे पहले who would like don't they have their own fields and stuff to grow crops etc. I think that would be my question too, कि I think in areas को आप self sufficient होना चाहिए क्योंकि now self sufficient है नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मतलब how did people live there पहले उसमें से हाँ so आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ कि वॉर रिडन कंट्री रही है. तालिबान के रूल से पहले भी तो जो 5 साल 6 साल गुजरे थे दैट वाज अ सिविल वॉर. ठीक है, तो जो अफ़गानिस्तान की अपनी क्रॉप्स हैं, लेकिन आप सिर्फ क्रॉप्स पे तो इकॉनमी नहीं चला सकते. यू नीड इंडस्ट्री, यू नीड मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का एक सिस्टम होना चाहिए मतलब इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए, जो अभी नहीं है. इवन अभी गवर्नमेंट भी नहीं है जो अगर कोई इन प्लेस हो कोई सिस्टम और उसको वो रेगुलेट करे प्रॉपरली. सो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी, इसका सिंपलेस्ट आंसर ये हो सकता है कि जितने जल्दी तालिबान गवर्नमेंट बनाने में कोई डिसीजन लेते हैं वो मतलब उसके बाद ही कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है. बट इम्पोर्टेंटली देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वो उनको यूटिलाइज़ करें और इकॉनमी वो फिर रिवाइव हो. ठीक है, क्योंकि लास्ट वीक में यूएस ने $9.5 बिलियन जो अफ़गान सेंट्रल बैंक में फाइनेंशियल रिज़र्व था अफ़गानिस्तान का, वो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव दिस टू तालिबान. ठीक है, हम पहले उनका बिहेवियर देखेंगे कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो उनको गारंटीज जो दी हैं वो उनको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे. It seems like a very odd thing to do considering वैसे कि if you're not going to give them the money उनका behavior ज़्यादा बुरा हो जाएगा. So it's like it's almost as if they want to see कि अफगानिस्तान जो है और बुरा. You went to war with them for 20 years, you took control, आपने उनको किया, आपने सारा उनको डिपेंडेंट किया, अब आप निकल भी गए, आपने उनका पैसा भी रोक लिया. Exactly, and IMF also froze some parts of aid. जो मतलब IMF का प्रोग्राम इस तरह से होता है कि वो 1 साल की एड आपको बता देते हैं कि इस कंट्री को इतनी एड इन क्वार्टर्स में मिलेगी. ठीक है, तो जो लास्ट क्वार्टर में अफ़गानिस्तान को एड मिलनी थी वो भी IMF ने उसको भी फ्रीज़ कर दिया. तो जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, ठीक है, उनकी अपनी इकॉनमी सस्टेन नहीं करती, तो वो किस तरह से. और मैं कल रात को एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, खैर बहुत लंबी डॉक्यूमेंट्री थी, और अफ़गानिस्तान ज़ाहिर शाह से लेके अभी तक के जो हालात रहे थे, तो उसमें एग्जैक्टली इसी चीज़ को डिस्कस किया हुआ था कि व्हेन आफ्टर 10 years ऑफ वॉर सोवियत यूनियन लेफ्ट. ठीक है, तो एक तो ये सोसाइटी वाज वेरी इनकरेज्ड कि अच्छा जी हमने एक दुश्मन को निकाल दिया है. ठीक है, बट देन देयर वाज नो प्रॉपर सिस्टम टू सस्टेन द इकॉनमी. हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक ब्रेड नहीं मिलती थी मतलब एक फैमिली के लिए ना. ठीक है, तो आई होप कि अभी दोबारा अफ़गानिस्तान उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा जो कि हमें लग रहा है कि इस तरह जाते हम देख रहे हैं. हाँ, मतलब ऑब्वियसली जो आपने सर्दी वाली बात की है वो वाकई में 100% आई एग्री विद इट, क्योंकि मैं पर्सनली कोयटा से बिलोंग करता हूँ और कोयटा का क्लाइमेट आई थिंक काफ़ी, कंधार तो बिल्कुल करीब है और उस एरिया से काफ़ी सिमिलर. और कोयटा में जब ठंड होती है तो जो मैंने सिस्टम देखा है ना, चेंज देखा है, वो यहाँ की ठंड होती है ना, यहाँ की जो ठंड होती है और वहाँ की ठंड में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो बहुत खुश्क ठंड होती है. वो ऐसी ठंड होती है कि लिटरली क्रॉप्स तो आप सोच नहीं सकते कि आप कुछ ग्रो कर सको. कम्प्लीटली खुश्क ठंड होती है क्योंकि ऐसा सहरा वाली ठंड है, तो इट कैन गेट वेरी डार्क समटाइम. तो कोयटा में भी लाइक बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग करते हैं, प्रॉपर खाना स्टोर करते हैं सर्दी के लिए, प्रॉपर पुराने ज़मानों की तरह. Exactly. It's like the US's just general stance regarding civilians वगैरह. वैसे I don't know, मुझे बस ये फील होता है like ड्रोन स्ट्राइक करनी है, as long as like they're killing like 1 militant वगैरह, जितने भी civilians मर जाएं it's fine. ये पैसों का भी sort of like मुझे यही फील हो रहा है जैसे कि like I'm sure मैं समझ आ गई कि उन्हें तालिबान को हार्म करना चाह रहे हैं क्योंकि they don't see it as a legitimate government, लेकिन they don't care कि कितने civilians उसमें हार्म हो रहे हैं. People who had nothing to do with the Taliban, people who need that aid to survive because of the situation that they created. उस सारी सिचुएशन से जो इफेक्ट हो रहा है वो कॉमन अफगान हो रहा है. ठीक है, और उसकी सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो रही है अगर वो एड नहीं आती. सो आई थिंक मुझे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, इंटरेस्टिंगली रशिया ने तो कल एक स्टेटमेंट भी दिया है, दे आस्क्ड यूएस के वो जो उन्होंने फ्रीज़ किए हैं फंड्स वो तालिबान को देने चाहिए उन्हें. मुझे लगता है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है ना, स्पेशली मेडिकल एंड फूड, वो किसी भी बिहेवियर पे कंडीशन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कंडीशन होना चाहिए. सेम आई एग्री. और लेकिन उसके साथ साथ फिर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स हैं,
दे मेक श्योर कि अगर इंटरनेशनल फूड एंड मेडिकल असिस्टेंस अफ़गानिस्तान में आ रही है और तालिबान को मिल रही है, तो फिर तालिबान मेक श्योर कि वो हर कंट्री के हर पार्ट में जाए, क्योंकि अगेन वही बात की बहुत मतलब मल्टी एथनिक एंड मल्टीलिंगुअल ट्राइबल फ्यूडल सोसाइटी है, ठीक है। अगर एड जाती भी है तो वो फिर एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। मेक सेंस, क्योंकि जैसा आपने पहले भी ये पॉइंट रेस किया कि अफगानिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हैं, बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो सब जगह काबुल से नहीं जुड़ी हुई। इसीलिए वी सी के अफगानिस्तान में प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट लोग। अनलाइक पाकिस्तान के, अगर हम लोग बोले ना कि हमारा पाकिस्तान अब अगर कोई इतना कनेक्टेड है, इतना रोड नेटवर्क हमारा अच्छा है, यहाँ एड आती है तो हम फैला लेते हैं और गवादर तक भी पहुँचा देंगे, तो यहाँ तक। लेकिन अनलाइक अफगानिस्तान, हाँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर 40 years ऑफ वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं हुआ ना, तो वो सस्टेन बड़ी अच्छी एक, अगर आपने शायद वो डॉक्यूमेंट्री देखी है, डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, खैर यूट्यूब वीडियो है अबाउट दिस काबुल कंदहार हाईवे, जो कि लाइक यूएस ट्राइड टू पता नहीं कितनी दफ़ा उसको बनाने की कोशिश करते, कितना $1 billion उसमें पोर किया, वो आज तक नहीं बन सके। उसको वो तोड़ देते हैं, उसको वो करते हैं, तो उनसे एक रोड बस वो मैनेज नहीं कर सक रहे थे उस कंट्री में। तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी ने कहा कि अगर एड आ भी जाती है और वो काबुल में पड़ी हुई है, तो एड को काबुल में नहीं, उसको हर पिक्चर देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, सो दिस इज ऑल अबाउट आई गेस अफगानिस्तान। Fira, what's the update on Bashir and Northern Alliance? अगर we can quick run through, अगर उसको देख लें, I think there is not much of development because we discuss it every day and there's not much development every day, but still if there is something new to that or something, कुछ उसमें अगर कुछ नया एडिशन हुई है उसमें? नहीं, उसमें ऐसा कोई ख़ास एडिशन नहीं हुई। उसमें 2-3 चीज़ें ओवर 3 days कुछ इस तरह से हो रहा था कि शायद तालिबान ने कोई फाइट वगैरह की है और कुछ कल हमने डिस्कस किया है 8-9 लोग जो नॉर्दर्न अलायंस के हैं वो भी मतलब उसमें मारे गए हैं। और तालिबान ने प्रॉबेबली उनका शायद इंटरनेट भी ब्लॉक बंद कर दिया ताकि उनकी कनेक्टिविटी वाला भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसे कुछ भी मेजर चेंज नहीं हुई। बट येस, तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखंडज़ादा, ठीक है, कल आज सुबह की अपडेट में 8 बजे वाली उसमें मैं देख रही थी कि उन्होंने एक मीटिंग की और प्रॉबेबली आज या कल में गवर्नेंस सिस्टम कुछ ना कुछ वो अनाउंस कर देंगे। सो लेट्स सी, आई होप कि वो इंक्लूसिव हो, और अगर वो इंक्लूसिव ना हुआ तो फिर हम वही सिविल वॉर वाली। Have you both seen that clip that's going around, that's very viral? शायद तुमने देखी होगी रेडिट वगैरह पे, कि उसमें वो एक लड़की जो है एक फीमेल जर्नलिस्ट तालिबान से सवाल कर रही है और वो फिर पूछती है कि अभी अफगानिस्तान में आप लोग अभी क्या वुमेन डेमोक्रेसी के लिए, और से तो वो बोलता है कि हंसना शुरू कर देता है कमरबंद। हैव यू सीन दैट क्लिप? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, सो इट वाज अ वेरी फनी क्लिप, और उसमें ये होता है कि देयर इज अ US बेस्ड फीमेल जर्नलिस्ट एंड शी इज इंटरव्यूइंग सम रैंडम तालिबान ऑन द रोड, और वो आपने शायद देखी है मेरे ख्याल से क्लिप। हाँ, और वो उससे ना सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रही है एंड उसके बाद ना वो कैमरा बंद करवाया था। फनी थिंग दैट आई लाइक अबाउट इट कि वो क्लिप मैंने यूट्यूब पे देखी और मैं नीचे कमेंट्स देखा तो मोस्टली वेस्टर्न लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, एंड 95% ऑफ पीपल वर एग्रीइंग विद तालिबान on how her comment was very how her questions were very pushy. हाँ, pushy. What were their answers though and questions क्या थे? For people who don't know like me. हाँ, like वो बार ये पूछ रही थी तालिबान से कि वुमेन राइट, आप वुमेन लीडर को पहले उसने वुमेन राइट किया, वो वुमेन राइट और डेमोक्रेसी पे बात कर रहे थे। यार, if they don't agree with a foreign system, ठीक है, let them, मतलब उनको अपना कोई एक सिस्टम बनाने दें, लेट्स सी कि वो उसको किस तरह से करते हैं। अगर वो ह्यूमन लिबर्टीज़ की और मतलब उस चीज़ का बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो लेट देम डू देयर जॉब फर्स्ट। एंड जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे लगती है कि तालिबान या इवन मुजाहिदीन बैक इन 90s, ठीक है, जो सोल्जर है ना, जो ऑन ग्राउंड लड़ाई कर रहा है, उसको क्लैरिटी ही नहीं है ऑफ political side of things, ideology की. So let's move on to our next topic, which is climate change. And I think this is a very good topic that we missed on a lot of debriefs. I don't know how it happened, but like a lot of debriefs we couldn't cover it. यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसमें कोई constant development आती रही हो कि हाँ अब ये city flood हो गया वगैरह। People don't know social climate change is something that जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है
people know about it, they don't care क्योंकि कोई breaking news वाली चीज़ element नहीं है उसमें. अच्छा मसला ये है ना कि हमारे यहाँ प्रॉबेबली जो हमारी न्यूज़ चैनल्स हैं वो इंटरनेशनली उस तरह से चीज़ों को कवर भी नहीं करते ना. जैसे CNN का अफ्रीका का एक प्रॉपर एडिशन है, ठीक है, एशिया पे वो काम करते हैं, ठीक है. हमारे यहाँ अगर हरिकेन आ रहा है जिसने बहुत तबाही की है, जो अभी रिसेंटली US में आइडा, तो उस पर बस 2 मिनट की कवरेज दिखाएंगे एंड दैट्स इट. और अगर आप CNN लगा के देख लें थोड़ी देर constantly about red skies and smoke and how the world is ending or whatever. Exactly. तो वो जो पिछले 2 माह से वाइल्ड फायर्स लगी हुई हैं इन ग्रीस, टर्की, कैलिफोर्निया और अराउंड कोई 20 कंट्रीज. ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले साल लगी थी. तो दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज. एंड दिस इज वेरी अजीब सी बात है क्योंकि वी आर द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड चेंज. और लेकिन मतलब हमारे लिए या तो ये होता है ना कि हम लोग बिल्कुल ही कोई स्विट्जरलैंड है, हम लोग पता नहीं क्या कुछ. मसला होता है पीपल थिंक के बस 3.5 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ लॉट ना, कि इतने का इंक्रीज होगा, 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होगा इन द एवरेज टेम्परेचर वगैरह. जब लोगों को पता नहीं होता कि इतना ज़्यादा बड़ा फर्क होता है कि तुम्हारी पूरी क्रॉप सिस्टम्स, तुम्हारी पूरी वाटर वाटर का जो साइकिल होता है वगैरह इससे इफेक्ट हो सकता है पूरी तरह. But that out boils down to lack of education in that sense. I think कि हमारा जो एक बच्चे की प्रॉपर पूरी जो उसकी अपब्रिंगिंग है उसमें उसको प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता क्लाइमेट चेंज के बारे में कि उसको पता हो. एजुकेट भी अगर हो तो इंसेंटिव के पॉलिटिशियंस के पास कि क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई लुक इनटू करें या कोई चीज़ें करें टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज. उन्हें तो अपना सोचना होता है कि हम 5 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं जनता को खुश करने के लिए. ये तो नहीं सोचते कि हम आगे 20 साल के लिए कोई इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोग बाद में जाके कहें कि हाँ इस पार्टी ने बहुत अच्छी चीज़ की थी. At least that's what I feel. अच्छा, I don't want to sound pro PTI और anti some other party, लेकिन अभी जो बिलियन ट्री सुनामी वाला सारा एक स्कीम चल रही है वो इसीलिए है, ठीक है. एंड जो मलिका अमीन असलम की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वो ऑब्वियसली उस पर काम कर रही है. बट अगेन बात वहीं पे आती है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं. रिसोर्स ज़्यादा अगर देखें तो बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोजेक्ट में एज फार एज आई नो फिगर्स जहाँ तक मुझे याद है अगेन इज 350 मिलियन ट्रीज प्लांटेड सो फार. तो एक तो इफ़ यू आर लाइक गोइंग टू डबल द नंबर, नॉट एक्जैक्टली बिलियन ट्रीज बट ऑब्वियसली फॉलोइंग शॉर्ट वो भी सही है वगैरह. बट द टाइम इट टेक्स फॉर द ट्रीज टू एक्चुअली डू एनीथिंग, क्योंकि मैं इसमें ही पढ़ रहा था कि अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट डिसएग्री ऑन वेदर planting trees is actually the best way to counteract climate change or not. क्योंकि local biodiversity के मुताबिक आप trees plant करें वो हो रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता. Some people say that trees aren't as big as carbon sinks as people think they are. And most importantly कि trees को पूरी तरह अपने full potential पहुंचने में कोई 20-25 साल लग जाते हैं, which we frankly do not have. We do not have 20-25 years. But better late than never. अभी तो better late than never, वो fair है. लेकिन मसला ये है कि when people become complacent with these kinds of things, when they think कि हाँ बस सॉल्व हो गया या इजी सी ना कोई मसला नहीं है हमने बिलियन ट्रीज लगा लिए. That I agree with him. इंडिविजुअल उस पे भी रिस्पॉन्ड मतलब because this is not like I'm not going to generalize से हर कोई इस तरह सोचता है, लेकिन I've seen plenty of people who कहेंगे क्लाइमेट चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता, planting trees it's fine, हो जाएगा सही. अच्छा, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, लेकिन जब अभी इस्लामाबाद में एक प्रॉपर कैंपेन चली थी कि आपने जो रोड साइड्स पे प्लांटेशन करनी है उसमें. अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा सा इशू होता है कि आप किस किस्म की प्लांट्स चूज़ करके लगा रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा जिस तरह से इस्लामाबाद की गर्मी और सर्दी एक टाइम पे आके बहुत एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है, तो वो सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. वेरी इंटरेस्टिंगली आवर लैंडलॉर्ड प्लांटेड मोरिंगा ट्री, ठीक है, लास्ट ईयर, यस, दिसंबर में प्रॉबेबली. और अब वो माशाल्लाह से मतलब अब इतनी सख्त गर्मी गुजरी है, ठीक है, और वो प्लांट बहुत छोटा सा प्लांट लगाया था, हार्डली 1/2 फुट और फुट इस तरह से, जो बिल्कुल कलम मिलती है, ठीक है, और 7-8 माह में वो हमारी छत भी क्रॉस करके जा रहा है, ठीक है. सो आई डोंट नो कि उसके क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हो सकते हैं, ठीक है, बट मुझे ये लगता है कि चूजिंग अ प्लांट, ठीक है, जो आपको साया भी दे, जो ग्रीनरी भी, मतलब अब वो 7-8 माह का जो पौधा नहीं, मैं उसे दरख्त कहूँगी, ठीक है, वो बहुत एरिया पे फैल भी गया है, ठीक है. तो आपकी रोड साइड पे आपको साया भी चाहिए, ठीक है, आपको वो वाले प्लांट्स चाहिए जो क्विक ग्रोथ करें, ठीक है, जो पानी बहुत ज़्यादा ना लेते हो, सफ़ेदे की तरह की जिस जगह लगा दिया फिर नीचे पानी का वाटर बेड ख़त्म हो गया, ठीक है.
तो इस तरह की चीज़ों पे आई होप कि कोई प्रायोरिटी होती होगी। इसमें करूँगा, हमने हमेशा जिस तरह जब फिर ने बात की, हमने हमेशा 1 बिलियन ट्री सुनामी का नाम सुना, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सुना, एटलीस्ट मैंने ऑब्वियसली मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन मैंने अपनी कॉमन इसमें ये नहीं सुना कि 1 बिलियन कौन सी ट्रीज होंगी। दैट मेक सेंस। आई थिंक आई होप कि उन्होंने कोई ऐसा इसमें साथ एलिमेंट जोड़ा हो कि उन्होंने ये पार्ट ऑफ रिसर्च किया हो कि अगर हम 1 बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, सो वी आर प्लांटिंग द मोस्ट एफिशिएंट ट्रीज। हाँ एग्जैक्टली। I hope मेरा मसला ये है कि एंड आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ पेसिमिस्ट, एंड मुझे उससे पहले कोई नूनी के आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट पीटीआई पर्टिकुलरली, लेकिन आई एम नॉट श्योर वही बात है, इससे फर्क एंड पे कितना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना पोल्यूट नहीं कर रहे दुनिया को, ठीक है। पाकिस्तान इज फ्रैंकली नॉट पोल्यूटिंग द वर्ल्ड दैट मच। इंडिया, चाइना, यूएसए, ठीक है, दीज कंट्रीज, और वो भी इंडिया और चाइना का इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया तो चलो डेवलपिंग कंट्री, उसका एक्सक्यूज ये बन सकता है, और चाइना दुनिया की इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, बाय शिप आउट होते हैं, कि एंड पे देखो तो इट्स मोस्टली जस्ट कंज्यूमरिज्म बाय पीपल हु लिव इन कंट्रीज दैट आर मच मोर रिच देन अस एंड जस्ट रिफ्यूज टू टोन दैट डाउन। एंड ऑब्वियसली कुछ ओनर्स जाता है कंपनीज पे कि तुम देखोगे टॉप 20 कंपनीज जो सबसे ज़्यादा दुनिया को पोल्यूट करती हैं, उनमें से कोई 10-15 तो सऊदी आरामको, शेल, एक्सॉन मोबिल वगैरह सारी ऑयल कंपनीज वगैरह होती हैं, ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल, कोल रिलेटेड। आई थिंक इंडिया कोल भी उसमें, मैं एक्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ऑल ऑफ इट इज़ फॉसिल फ्यूल रिलेटेड। तो अब वो अपने प्रोसेस इंप्रूव करेंगे, वी शिफ्ट टू रिन्यूएबल्स, उससे जाके एक्चुअल जाके फर्क पड़ेगा। लेकिन एंड पे फिर भी मसला ये है, द रीजन दीज कंपनीज एग्जिस्ट इज बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर देम। यूएस में लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ा था कि इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह पीपल if everyone consumed products at the rate that they do, like consumerism agar utni hoti, then I think Earth would run out of resources in 40-50 years very quick. This might be like over an exaggeration, but like something is very similar to that basically, कि they one person like, जो फॉर एग्जाम्पल जब लोग ओवर पॉपुलेशन के बारे में कहते हैं कि हाँ दैट लीडिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड अदर प्रॉब्लम्स, वन पर्सन इन देयर आर लाइक 50 people you can take in any country in Africa and they probably consume less resources than a single person in America वगैरह. So it's about people who are not willing to take responsibility वगैरह, but then वो कहेंगे कंपनीज की fault है, there's just this mess where no one's willing to take any responsibility. फिर तो ये बात बॉयल डाउन आके एंड पे रिन्यूएबल एनर्जी पे ही आ जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स जैसे तुमने बोला कि फॉसिल फ्यूल ही है इज अ मेजर कॉज, तो फिर तो रिन्यूएबल एनर्जी, But not just renewable energy quick enough, क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट होता है, उसके बाद एक इनएविटेबल फीडबैक लूप होना शुरू हो जाती है कि जितनी आइस मेल्ट होगी उतनी ज़्यादा आई डोंट नो कोई इसकी साइंस वगैरह होती है कि जितनी एक क्लाइमेट चेंज एक चीज़ को एग्जैसरबेट करती है, उससे दूसरी चीज़ें और बुरा होना शुरू हो जाती हैं, देन यू कैन स्टॉप इट, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। तो इस सारी डिस्कशन से जो मुझे लगता है कि एक टेक अवे ये भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, उनकी प्रायोरिटीज़ पे भी है कि वो उसको किस तरह से प्रायोरिटाइज़ करते हैं। जैसे यूएस ने जो एक आई फॉरगॉट द नेम, जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही थी, एंड यूरोपियन एंड मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज उसका पार्ट हैं। तो ट्रम्प के टाइम पे ट्रम्प ने उससे विड्रॉ कर लिया था, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। यस, थैंक यू, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट पे। तो इट शोज़ मतलब प्रायोरिटी ना कि आपकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ें हैं या नहीं हैं। एंड आफ्टर बाइडन टुक ओवर, सॉरी not took over, हम अफगानिस्तान में टेक ओवर Biden has established martial law in America. After Biden administration came in White House, तो उन्होंने फिर उसको ज्वाइन किया। तो ये तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स डोंट यू थिंक इट्स अनफेयर टू दैट डेवलपिंग कंट्रीज जो जिनका हाथ इतना नहीं है। उनकी आर्ग्यूमेंट यही होती है ना कि आपने अपने आप को डेवलप कर लिया, इतनी पोल्यूशन कर दी, अब हमें कह रहे हो कि ना करो, या तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज ये करें कि आप उनके लिए सब्सिडाइज करेक्ट वर्ड होगा टेक्नोलॉजीज, अगर हाँ सब्सिडाइज टेक्नोलॉजीज दैट एनेबल देम टू डेवलप इन अ वे कि दुनिया को इतना पोल्यूट ना हो। बट वेस्टर्न कंट्रीज काइंड डोंट केयर, क्योंकि सारा एंड पे जाके शेयर होल्डर्स का वो कितने पैसे बनाने कितने नहीं बनाने, कोई इंसेंटिव नहीं है ना। दुनिया जब पैसों पे चलेगी तो लोग पैसों पे फोकस करेंगे, स्पेशली फॉर शॉर्ट टर्म। दैट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी अनफेयर फॉर आई वुडंट से अस, लाइक ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज जो टाइम पे डेवलप नहीं हो सकी, और अब वी नीड द इंडस्ट्रीज, अब हमें वो फॉसिल फ्यूल चाहिए ताकि हम भी इंडस्ट्रियलाइज कर सकें, हम भी कर सकें। लेकिन जब हमारी बारी आई करने की, तो हम ही 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं क्लाइमेट चेंज से, और दुनिया को वो लोग तो क्लाइमेट को तबाह कर चुके हैं। तो दैट्स अ वेरी हमें वी गॉट द रॉन्ग एंड ऑफ द टेक अवे इज अभी से अपने फ्रीजर में बर्फ जमाना शुरू कर दो। कैसे रखोगे यार उसको। अच्छा यार, हमारा अगला टॉपिक है जो कि हम लोग अभी लास्ट डिस्कस करेंगे, विच इज़ टूरिज़म। टूरिज़म इज़ पर्सनली वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। लाइक अ टिंडर प्रोफाइल थिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवल। तो मुझे पर्सनली टूरिज़म बहुत पसंद है, और पाकिस्तान में आई थिंक आपको इस जगह नहीं बोल सकते जहाँ मैं ना गया, क्योंकि मैं पर्सनली बाय रोड बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो टूरिज़म इन पाकिस्तान जो मैंने पिछले 3 साल में खुद पर्सनली देखा है वो ये कि
अनआर्ग्यूबली कोई ऑर्गेनाइज है, Explode कर रहा है. एक्सप्लोड कर रहा है. आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था 2017 की बात है, अभी कोई अब फिगर्स से खास अपडेट नहीं हुए. इफ देयर आर तो कमेंट्स में बता देना. बट लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year कोई 1.72 मिलियन टूरिस्ट गए थे. एंड इस साल तो एंड इट्स रीजनेबल टू एक्सपेक्ट क्योंकि 2017 की बात है. इस साल तो बहुत ज़्यादा लोग गए थे. 2 million 3 आई थिंक 2 to 2.5 million इज रीजनेबल assumption. तो टूरिज्म इज बूमिंग फॉर दिस कंट्री. एंड और मेरा मसला उसके साथ ये है कि बेड़ा गर्क बहुत कर रहा है इन जगहों का. द रीजन वाई पीपल गो देयर टू बिगिन विद. सैफुल मुल्क का बताओ ना यार वाकई में मतलब ये मुझे भूल गया. मैंने जब मैं गया था नारायण कागान. आई एम नेवर गोइंग बैक टू नारायण कागान. आई थिंक बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत है नारायण कागान की. और नारायण कागान में जो मोस्ट ट्रॉमेटाइजिंग चीज़ मैंने देखी थी वो ये थी कि अगर आप सैफुल मलूक झील जाते हो तो सैफुल मलूक झील द मोस्ट मैजेस्टिकल प्लेस है. या कोई पुरानी यार नाले की तरह है. Like जैसे यार हमारा पिंडी का लई नाला बहुत साफ है. तो वाकई में काले रंग का पानी है, काले रंग का. और कचरा ऐसे है जैसे अब कराची वगैरह में खाली प्लॉट नहीं होता तो बस वो भर जाता है. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की भी आती है, वो तो बहुत ज़्यादा की भी है. आती लेकिन है. काफ़ी ज़्यादा मैं नोटिस करता हूँ इन जगहों में कोई डस्टबिन ही नहीं होता अक्सर. आई नो दिस इज अ स्मॉल थिंग टू पॉइंट आउट, लेकिन जब कोई जगह ही नहीं बनाओगे कोई फेंकने के लिए तो फिर आई सॉ फैमिलीज जो अपने पास बैग्स रखती हैं. ठीक है, आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही मतलब है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% रियलाइज़ करें. आप अपने पास बैग्स रखें और आपकी डिग्गी में जगह हो उसमें डालें. और फिर जहाँ पे आपको कोई जगह दिखे. नफीरा वी कैन एक्सपेक्ट एवरीवन टू डू दिस. हम इस तरह कहकर सारे डस्टबिन तो नहीं उठा सकते. देखिए मेरी बात सुने, इस्लामाबाद के रोड पर डस्टबिन है ना, हम लोग सारे उठा देते हैं, सारे उठाते हैं, बोलते नहीं हर कोई अपने साथ बैग रखे. स्टेट की भी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पे होने नहीं चाहिए, लेकिन जिस जगह पे अभी नहीं है वहाँ पे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप मुझे ये बताओ कि इवन इन इस्लामाबाद, ठीक है, बाकी जगहों को तो छोड़ देते हैं ना, डस्टबिन के आसपास बाहर कचरा होता है. विच मीन्स कि आप सिर्फ 2 कदम चल के आगे डस्टबिन के अंदर नहीं फेंक सकते. ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड. लेकिन जब मैं सैफुल मलूक गया था, मेरे सैफुल मलूक में 2 साल पहले गया था, तो सैफुल मलूक जा रहे थे तो सैफुल मलूक की रोड है उसके ऊपर मजदूर काम कर रहे थे और वो आपको रोक कर आपसे पैसे लेते थे. तुम पहली दफ़ा जा रहे थे? कम पहली दफ़ा जा रहा था यार. ये मेरा बहुत बड़ा मसला ये है. ठीक है, मैं गया था अराउंड 2011-2012 में. एंड पहली दफ़ा गया था मैं मल्टीपल आई थिंक 4 to 5 टाइम नारायण कागान गया हूँ. पहली दफ़ा गया था, खूबसूरत, इतना खूबसूरत, कोई गंद नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कुछ नहीं. और मसला ये कि एक तो रेस्टोरेंट्स भी जो हर जगह बना देते हैं, होटल्स वगैरह, वो सीनरी ख़राब कर देते हैं. ठीक है, तो वो भी कोई वगैरह नहीं होता था. एंड दिस वाज ऑल ओवर द नॉर्थ वगैरह. हुंजा में भी यही सीन था. जब मैं करीमाबाद गया था 2011-2012 में, वो 2015 में था आई थिंक, बिफोर इट बिकेम वेरी पॉपुलर. तो उसमें भी कोई कचरा नहीं, कोई गंद नहीं, पीपल वर लाइक वेरी क्लीन वगैरह उस तरह से. तो एंड पे मसला ये कि मरी तरह सिचुएशन हो जाएगी ना कि जो एक रीजन था जाने का, खूबसूरत है और नेचुरल है, वो इज द कनेक्ट मरी और बन चुका है ऑलरेडी. बन चुका है नारायण सिटी का एक सड़क के बीच में बिल्कुल मॉल रोड की तरह बन गई है. देखिए ना, तो होटल से नीचे आ रही, ऊपर से आ रही होती है. मेरे ख्याल में हम जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है कि आप टूरिस्ट स्पॉट्स की कैपेसिटी को देखें और फिर उस हिसाब से इन्फ्लक्स होना चाहिए. मतलब जो इवन जो लोकल टूरिस्ट जा रहे हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि ईद आती है, ठीक है, 4 छुट्टियां होंगी, मतलब रोड्स पे लोगों के दिन बात तक बंद होता है, वो रोड में लोग फंसे रहते हैं. हाँ, 8-8 घंटों तक. और थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड आया है, ठीक है, और स्पेशली जो करीब के पंजाब के एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ से लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जल्दी ट्रैवल कर सकें, तो उनकी छुट्टियाँ तो उस तरह से ख़राब हो गई ना, रोड पे ही फंस गई. नहीं, इसमें एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है, इसमें ये क्वेश्चन रेज होता है कि अगर हम अपने लोकल टूरिस्ट्स को नहीं संभाल पा रहे तो हम इंटरनेशनल हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि यार कोई बंदा जो है वो यूएस से बैठ के बोलेगा कि हाँ यार नारायण कितना प्यारा है, सैफुल मलूक कितना प्यारा है, चलो मैं जाऊँ. वो ऐसे जो लोग आते भी ना फॉरेन टूरिस्ट वगैरह, इट्स ऑलमोस्ट ऑलवेज फॉर सम वेरिएशन ऑफ एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वगैरह. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आई मीन हाइकिंग और इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें. मैं जब नारायण कागान हुंजा गया था तो वहाँ पासो ग्लेशियर के करीब एक रिजॉर्ट टाइप है, वहाँ थोड़ी देर के लिए रहे थे. तो वहाँ भी सारा यही था, हमारा जो गाइड था उसने कहा था कि 72-year-old जापानीज़ मैन आया था फॉर हाइकिंग द 6-hour लॉन्ग ट्रेल जो मेरे से नहीं की जा रही थी. मैं 21 साल का हूँ, ठीक है, इन रिलेटिवली इन शेप वगैरह. इस तरह के बस लोग बहुत ज़्यादा आते हैं. एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदा था जो पैराग्लाइडिंग काफ़ी करता था हुंजा में, नोन एज अ बर्ड मैन ऑफ हुंजा. लोकल्स वगैरह सारे उसे जानते हैं. अब उसकी खैर डेथ हो चुकी है आई थिंक वगैरह. लेकिन सारे जो फॉरेनर्स वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह के आते हैं. मसला बीइंग कि ये फॉरेनर्स दीज आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल जो आ रहे हो बाहरी कंट्री से. अगर तुम नॉर्मल लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो
तो तुम्हें ये चीज़ें फिक्स करनी होंगी और ये चीज़ें लगता है जैसे फिक्स होने नहीं वाली, क्योंकि होटल्स और ही बनी जा रहे हैं हम बस। ये नहीं चाहते ना कि सिर्फ इस तरह का सिलेक्ट टूरिज्म आए, हम ये चाहते हैं कि जैसे मलेशिया में टूरिज्म आता है, जैसे थाईलैंड में, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म चाहते हैं। तो आई थिंक जो मेरे ख्याल से इसका एक हल है ना, वो ये है कि हम अपने, हमारा जो नॉर्थ है, हमारा प्राइज है टूरिज्म का, ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। हमने क्या किया है, जो मैंने बात नोट की, क्योंकि हम लोग, मेरी अपनी ट्रैवलिंग हमेशा ऐसी रही है कि हम लोग, मैं और मेरा भाई ऑफ रोड के शौकीन है, तो हम लोग हमेशा ऑफ रोड जाते हैं, मुश्किल जगहों पे जाते हैं। मैंने ये बात नोट की है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम स्पॉट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हैं, दे आर वेरी गुड। उसकी वजह से हमारी अब छुट्टी होगी ना, आप मरी और नारायण कागन के अलावा आप कहाँ जाओगे? और जगह नहीं, इंक्लूडिंग सवात नाउ। हाँ, अब सवात शुरू हो रहा है। अब मैं रिसेंट, मेरा आखिरी ट्रिप सवात का था। हाँ, तो ये है कि अगर हम एवेन्यूज बढ़ा दें, लेट्स से कि एक नारायण ना हो, हमारे पास मल्टीपल नारायण्स हो। मैं नारायण कर नारायण क्लोन करते हैं, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ स्पेसेस जहाँ तक अभी तक एक्सेस नहीं है, रोड नहीं, पूरा नॉर्थ हमारा प्रॉपरली एक्सप्लोर हुआ हुआ ही नहीं है, रोड नेटवर्क पूरा है ही नहीं। अगर हमारे पास नॉर्थ में एक्सटेंसिव लेवल रोड नेटवर्क हो, जैसे अगर रिसेंटली मालूम जब्बा आप लोगों में से कोई गया है? मालूम जब्बा की रोड देखिए कितनी ज़बरदस्त बनाई है। तो जो पूरी मालूम जब्बा की ऐसी रोड बनाई है जैसे मरी की है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं मालूम जब्बा गया तो उधर इतना रश था कि जैसे ही उन्होंने एक नई रोड दी तो वो एकदम ट्रैफिक की तरह डिस्पर्स हो गई। तो आई थिंक ये एवेन्यूज अगर एक्सपैंड हो जाएं, 2 की जगह 4 हो जाएं। हम लोग नॉर्थ पे बहुत ज़्यादा बर्डन भी डाल देते हैं ना, ठीक है। ओवरऑल पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आप पंजाब में ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जिनको डेवलप करके आप टूरिस्ट स्पॉट्स बना सकते हैं। आप सिंध एंड बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और उस पे काम करें, ताकि वो जो एक टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है एक ही जगह पे, वो डिफरेंट जगहों पे जाए, डिस्पर्स हो जाए। हाँ, पर्सनली आई वांट टू गो टू थर, लेकिन क्योंकि आई नो कि वहाँ पे कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब मेरे जैसा बंदा जाने से थोड़ा सा कतराता है कि अच्छा यार जाके क्या, मतलब अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो थोड़ी सी वहाँ पे, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ये चीज़ें भी देखनी आई थिंक रोड नेटवर्क प्लेज अ ह्यूज पार्ट, क्योंकि मालूम जब्बा वाली एग्जांपल आई थिंक हमारे सामने परफेक्ट है। मालूम जब्बा लोग नहीं जाते थे, और अब जब से रोड बनी है मालूम जब्बा, हुंजा का भी पहले जब बाबू से टॉप से तो नहीं जा सकते थे पहले, अब कुछ और असर हुंजा फिर कितने लोग जाते थे, ज़्यादा जाते थे लेकिन ज़्यादा लोग कोई नहीं जाते थे। बाबू से टॉप से जब से रास्ता बना, मुझे याद है वही बात है जब मैं पहले गया था 2012 में, तो बाबू से टॉप तक पहुँचने में कोई 1.5 आवर लगता था जीप पे, एंड के ऊपर जाते थे और बस एक पकौड़ों की जगह होती थी और एक उनका टॉयलेट जो भी वैसे उसी तरह का है, लिटरली जस्ट अ होल इन द ग्राउंड, जिसके साथ में बस कपड़ा लगाया हुआ है। और हाँ, दैट वाज इट। तो पीपल डिड नॉट गो देयर, क्योंकि जाना वहाँ मुश्किल होता था। लाउसर झील तक भी आपको जीप की जरूरत होती थी, व्हिच इज अनइमेजिनेबल। अब बंदे को अगर कहो कि यहाँ जीप की क्या जरूरत है, यहाँ तो रोड बनी हुई है, देयर वाज नो रोड, तो लोग जाते नहीं थे, व्हिच इन अ सेंस वाज आल्सो गुड। लाइक मैं ये नहीं गेट कीप नहीं करना चाह रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि लोग ना जाएं, लेकिन फिर ब्यूटी प्रिजर्व ऑब्वियसली गेट कीप करना भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो एवेन्यूज अभी बने हुए हैं उनको ऐसे रहने देना चाहिए। नए रेवेन्यूज, वो ट्विटर पे भी था ना, आपने आई डोंट नो अगर रिसेंटली देखा हो, लेकिन वो बलोचिस्तान में बहुत खूबसूरत एक नेचुरल स्प्रिंग टाइप जगह थी, और पानी सही ऐसा ब्लू था, मैंने कभी नहीं देखा। और लोगों ने बस नीचे कमेंट किया था कि जगह ना बताना है किधर, ताकि लोग वहां जाना शुरू कर दें। मैं नाम बता दूं उसका? नहीं, मोला चटक में गया हूँ। मोला चटक खुशदार में है, और इट इज 36 hours ऑफ ऑफ रोडिंग। ओह माय गॉड। अब अगर तुम्हें वहाँ टूरिस्ट नजर है तो हैदर को ब्लेम करना। हम लोग इस तरह गए थे कि हम लोग 16 घंटे पर कैंप करके गए थे। Okay. लेकिन वंस यू गो देयर आफ्टर दिस पॉडकास्ट आई विल शो यू द पिक्चर्स, वो माइंड ब्लोइंग जगह है। तो टूरिज्म, आई होप टूरिज्म जो है पाकिस्तान में इम्प्रूव होता है, और इंशाल्लाह विल सी, और हो रहा है, बूमिंग होता है। लेट्स सी द ग्रोथ गेट्स एक्सपोनेंशियल एंड वी कैन होप फॉर द बेस्ट। So that was all for today. Let us know in the comments के what else we should discuss, या अगर कोई आपकी feedback है, criticism या जो भी है, someone will be hosting tomorrow and we'll probably check your comment out. So thank you so much. Allah Hafiz.